नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी एटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 368 है, पार्ट नंबर 367 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 29 लेके हो रहा है, 36 हो रहा है, 36 ले यहाँ पर 50 हो रहा है, 50 ले 71 हो रहा है, 71 से 99 हो रहा है और 99 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिखा कि 29 लेकर लिख रहे हैं, 36 लिख रहा है, यानी 29 में अगर 7 को जोड़ देंगे 37 यानी 36 आ जाएगा, और 36 लेकर लिख रहे हैं 50 लिख रहे हैं, तो 36 में अगर 14 को जोड़ देंगे 50 आ जाएगा, और 50 लेकर लिख रहे हैं 71 लिख रहे हैं, तो 50 में अगर यहाँ पर क्या करेंगे, 50 में अगर यहाँ पर 21 को जोड़ देंगे कितना देगा, 71 आ जाएगा, और 71 से क्या लिख रहे हैं 99 लिख रहे हैं, तो 71 में कितना करेंगे, 71 में यहाँ पर 28 को जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा। तो 99 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यानी 7 हो रहा है, 7 लेकर आ रहा है 14 हो रहा है, तो 7 में अगर 7 को जोड़ देंगे 14 आ जाएगा, और 14 से क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं, तो 14 में भी यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा, और 21 लेकर लिख रहे हैं 28 लिख रहे हैं, तो 21 में भी यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे यहाँ पर 21 आ जाएगा, तो 21 में 28 आ गया, और 28 में भी क्या करते हैं 7 को जोड़ेंगे, जब 28 में यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, तो 28 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 35 आ जाएगा, कितना क्या 35 आ गया, और 35 को और 99 को आपस में जोड़ेंगे, तो 35 को 99 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या 134 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 134 हो जाएगा। तो 134 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 57 जो है यहाँ पर 11 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 99 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए यानी 57 से क्या करेंगे कि 11 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 99 को रखेंगे। देखिए तो 57 को क्या करेंगे, तो 57 को तो ये बड़ी संख्या हो गया और 11 छोटी संख्या होगा। अगर 11 में मान लीजिए गुना करेंगे, लीजिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 11, अगर 11 में 5 ले गुना करेंगे तो 11 5 55 हो गया, और 55 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे 57 आ गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर क्या करेंगे कौन सी संख्या रखेंगे, अगर मान लीजिए 17 को रखते हैं। ठीक है, सबसे छोटी क्या दिख रहा है 17 दिख रहा है, तो 17 5 85 दिख रहा है, और 85 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 87 किस ऑप्शन में दिया है, ये आपको 99 आ रहा है। ठीक है ना, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। इस तरह से जो है प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे ना, ये क्या दिख रहा है 57 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 5 बन रहा है और 7 बन रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में देखिए जोड़ते हैं। ठीक है ना, जोड़ेंगे और माइनस कितना करेंगे 1 कर लेंगे। जैसे देखिए ये 5 से कम 5 हो गया, और यहाँ पर आपको प्लस करेंगे, और इन देखिए 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, और 6 5 कितना गया 11 गया। देखिए यहाँ पर आपको 11 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 99 को रखते हैं। ठीक है, देखिए 99 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 9 बन रहा है, फिर यहाँ पर 9 बन रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे और -1 कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 9 दिखेगा ना, ये आपको 9 दिख गया, और माइनस इसमें क्या करेंगे 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, 8 हो गया। इनको अब आपस में जोड़ेंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 17 आ गया, 8 दूनी 16 17 आ गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 61 59 है, 61 59 और यहाँ पर क्या दिए 247 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से प्रथम 2 अंकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या दिए, इन संख्या बोल रहा है ना कि सम संख्या में 2 को जोड़ा जाए। ठीक है, और विषम संख्या में 1 को घटाया जाए। जो इस प्रकार बनी नई संख्या जो है ना उसमें से आपको बताना है कि देखिए बाईं ओर से
प्रथम दो अंकों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखते हैं कि संख्या क्या लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको संख्या लिख रहा है 6 लिखा है, ठीक है, यानी 1 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और 7 दिया है। ये संख्या लिखा है। अभी संख्या बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 जुड़ जाए, यानी सम संख्या में 2 को जोड़ देते हैं। ये सम संख्या है, इसमें 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया है, देखिए यहाँ पर आपको 2 को जोड़ेंगे ये 8 आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 जोड़ दीजिए, ये 4 आ गया है, ठीक है। इसमें भी 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप कितना दिख रहा है, 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 6 आ गया, ठीक है। सम संख्या में 2 को जोड़ दिए। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक यानी विषम अंक में 1 घटाया जाए, यानी विषम संख्या में 1 को घटाएंगे, जब इसको में से 1 में से घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में से घटाएंगे यहाँ पर 4 हो गया है, ये 9 दिख रहा है, 9 में से 1 को घटाएंगे ये 8 बच गया है, ये 7 बच गया, तो 7 में से भी 1 को घटाएंगे 6 बच गया, ठीक है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से, तो एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। ये नई संख्या में बाईं ओर से देखिए एक क्या होता है, इधर दाहिने होता है, ठीक है ना। देखिए इधर ये दाएं होता है, इधर क्या होता है, ये बाएं होता है। तो बाईं ओर से बोल रहा है ना कि बाईं ओर से 2 प्रथम अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी बाईं ओर से 2 प्रथम, तो बाईं ओर से 2 को प्रथम ले लिए, 8 और 0 को, देखिए 8 और 0 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 8 हो गया फिर प्लस 0 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी एफ ए आर यानी ई आई, ठीक है, आर को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 37 16 के रूप में, और यहाँ पर ए आर आई डी को यहाँ पर 31 यानी 69 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा दी है, जिसमें देखिए एफ ए आई आर को क्या लिख रहे हैं 37 16 के रूप में लिख देते हैं, और ए आर यानी आई डी को क्या लिख रहा है, यानी 31 69 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में आपको डी को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, ठीक है, ए लिख रहा है, आई लिख रहा है और यहाँ पर आर लिख रहा है। इनको क्या दिया है, इनको यहाँ पर 37 और 16 दिया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो ए लिख रहा है, ठीक है, ए दिया है, आर दिया है, आई दिया है और डी दिया है। इनको भी क्या लिख रहे हैं, तो 31 लिख रहे हैं, 69 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 31 और 69 लिख रहे हैं। अब बताना क्या है कि डी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो डी के लिए कूट क्या हो जाएगा, ठीक है, डी के लिए कूट क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में देखिए आपको अक्षर में कॉमन मिलेंगे और संख्या में भी कॉमन मिलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों में जो कॉमन मिलेंगे जो बचेगा वही क्या होगा, आपको ऑप्शन यानी डी का क्या हो जाएगा, डी का कूट भाषा हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है, ठीक है ना, आर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी आर मिल रहा है और आई मिल रहा है, आई आर मिल रहा है ना, इसमें दोनों मिल रहा है, ठीक है। ए मिल रहा है, हाँ इसमें ए मिल रहा है, इसमें एफ नहीं है, देखिए एफ है और डी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब अक्षर हो गया, संख्या में कॉमन लीजिए। संख्या में क्या दिख रहा है, देखिए 1 और 6 दिख रहा है, 1 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए 7 इसमें कौन मिल रहा है और 9 इसमें कौन मिल रहा है। तो आपसे क्या पूछे, डी के लिए पूछा है, तो डी के लिए देखिए यहाँ पर 9 हो गया, डी के लिए क्या हो जाएगा 9 हो गया। अगर वही आपको एफ का पूछता है एफ का 7 हो जाता है, लेकिन हमको क्या पूछा है, डी का 9 हो जाएगा। तो 9 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो कि 3 अंकीय आधारित है, देखिए 1 2 3 4 और 5 अंकों पर यानी 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। आपको देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में विभाजित किया जाए तो इस यानी कितनी संख्याएं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 3 संख्या दी है जो कि 5 संख्याओं पर आधारित है, देखिए ना 5 संख्या दी है। लेकिन सवाल आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से सवाल पूछ रहा है यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो ये जो संख्या दिया ना इस सभी संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी देखिए 100 क्या दिख रहा है 52 हो जाएगा, ठीक है ना, 152 दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है
कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 479 ना, हाँ 479 आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है, ये 512 दिख रहा है, ठीक है 512 गया, और 512 के बाद में फिर यहाँ पर 338 आ गया, सॉरी 738 आ गया, और 738 लेकर लिख रहा है ये 937 दिख रहा है, 937 हो गया। देखिए ये आपको संख्या था, जब इसी संख्या को हम क्या करेंगे आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे आरोही, आरोही, ठीक है ये आरोही दिख रहा है, ये आरोही क्रम में हम सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए तो आपसे वही पूछा है कि देखिए तो कितने, बोला ना कितने संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने संख्याओं का स्थान जो है वो परिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा, यानी जो है ना अपरिवर्तित का मतलब क्या होगा, बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदलना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 479 दिख रहा है, तो 479 से क्या गया, ये परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हुआ कितना 152 आ गया, और देखिए 152 का परिवर्तित कितना हो गया, यहाँ पर 779 हो गया, 479 हो गया, और यहाँ पर 937 का क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 512 आ गया, और 512 का क्या दिख रहा है, यानी 738 आ गया, और 738 का क्या हो गया परिवर्तित हो गया, यानी 937 हो गया है। देखिए यहाँ पर आपको वही पूछा है कि यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में यानी व्यवस्थित किया जाए, सभी को व्यवस्थित कर दिया आरोही क्रम में, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितनी संख्याओं को जो स्थान है ना अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं। देखिए यहाँ पर सभी यानी पांचों संख्या क्या है ना, ये स्थान बदल गया है, ये कौन सा एक ऐसा संख्या जो इसका बदला नहीं है, बाकी किसी का नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी सबका स्थान बदल गया है, यानी सभी का संख्या का क्या हो गया स्थान बदला है, यानी इसमें एक भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका स्थान नहीं बदला है, जीरो है, क्या है शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शून्य किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पुस्तकालय जो ना यहाँ पर पुस्तक कैसे समित है, ठीक कुछ प्रकार से बताना है कि विद्यालय जो ना इस पर स्नातक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है यहाँ पर पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। देखिए पुस्तकालय में पुस्तक होती है, उसी प्रकार से विद्यालय, विद्यालय में क्या होते हैं, तो विद्यालय में क्या प्रयोगशाला होता है, नहीं यानी छात्र होता है, क्या होता है छात्र होता है, ये छात्र रखेंगे, ठीक है, यानी होता है, यानी होता है या होती है। देखिए पुस्तकालय में यहाँ पर पुस्तकें होती हैं, तो विद्यालय में क्या होगा छात्र हो जाएगा, तो छात्र को देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर यानी प्रत्येक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, बाएं से दाएं एक आपको श्रृंखला दिया है। आगे बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर यानी प्रत्येक श्रृंखला को देखे और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक श्रृंखला लिखे हैं, ठीक है। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, पूछ रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को रखेंगे, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले के अक्षर हैं, जिनके पहले क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए, ठीक है, अक्षर है, और ठीक है बाद में एक प्रतीक होना चाहिए, बाद में एक क्या होना चाहिए, ये प्रतीक होना चाहिए, बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर हैं, जिनके बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले क्या दिख रहा है, एक अक्षर दिख रहा है, इसके बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, यानी एक बन रहा है, ठीक है, एक आपको दिखा है, ठीक है। और देखिए और आगे किस में देखते हैं, और इसमें आगे दिख रहा है, और क्या दिखेगा यहाँ पर, हाँ देखिए ये एंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्रतीक के पहले क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, और उसके बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, दो दिख गया, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी दो ऐसी प्रतीक है जिसके पहले अक्षर और जिसके बाद में प्रतीक दिख रहा है। तो दो को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए ये घर दिया है, महिला दिया है और शिक्षक दिया है, इन तीनों शब्द को क्या करना है, आपस में कौन सा समय दिख रहा है,
यानी कॉमन दिख रहा है। तो मान लीजिए सबसे कॉमन क्या रखते हैं, महिला को। कुछ महिला क्या होती है, शिक्षक होती है, और कुछ शिक्षक भी क्या होती है, महिला होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या रखेंगे, ये महिला को रखते हैं, ठीक है ना, महिला हो गया। यानी कुछ महिला क्या होती है, शिक्षक भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, शिक्षक को रखेंगे, शिक्षक दिख रहा है, ठीक है, शिक्षक। यानी कुछ महिला शिक्षक होती है और कुछ शिक्षक भी महिला होती है, ठीक है। लेकिन घर आपको क्या दिख रहा है, अलग हो जाएगा, यानी घर आपको अलग हो गया है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। यानी इमारत में सबसे निचले तले पर नंबर 1 है, ठीक है, उसके ठीक ऊपर वाले तले पर यानी तल पर नंबर 2 है, ठीक है ना। और इसी तरह सबसे ऊपर वाली तल का नंबर क्या है, 6 है। तो बी अभाज्य नंबर वाले तल पर रहता है, ठीक है। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनके नंबरों का गुणनफल 3 है। तो डी के ऊपर वाले तलों पर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। तो एफ और सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंपल कर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 6 व्यक्ति दिए, कितने दिए, 6। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक बी सी डी ई एफ है, ठीक है ना। एक ही इमारत के 6 अलग अलग तले पर रहते हैं। जैसे एक ही इमारत के 6 तले हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इमारत में सबसे निचले तले पर नंबर 1 है। तो सबसे निचले तले पर क्या है, नंबर 1 है। देखिए एक काल लिखा है, ये तल है, ठीक है। तो सभी तल के नीचे क्या दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उसके ऊपर वाले तले पर नंबर 2 है। तो उसके ऊपर वाले क्या करेंगे, 2 नंबर रखेंगे, क्योंकि ये नीचे दिख रहा है, ठीक है ना, ये नीचे है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तले पर नंबर 6 है। तो सबसे ऊपर वाले नंबर 6 दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी अभाज्य नंबर वाले तले पर आता है। तो अब तो 6 होगा ना। तो देखिए यहाँ पर 1 2 तो 3, इधर से 4, इधर से 5, तभी ना 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लगातार हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि बी जो है ना, बी अभाज्य नंबर वाले तले पर रहता है। बी जो है वो अभाज्य नंबर वाले तले पर रहते हैं। तो बी अभाज्य मतलब यहाँ पर आपको बी को रखते हैं, ठीक है। 3 के ऊपर बी हो गया, 3 पर आता है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि बी और ई के जिन तलों पर आते हैं उनके नंबरों का गुणनफल 3 है। देखिए बी और ई जिन नंबरों पर आते हैं ना, उन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए तो बी और यहाँ पर ई को रखते हैं, यहाँ पर ई रखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बोला है ना कि बी और ई जिन तलों पर आते हैं ना, उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 आएगा, 3 हो गया। आगे बोल रहा है कि डी के ऊपर वाले तले पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन डी के ऊपर वाले तले पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो डी को कहाँ रखेंगे, तो डी को आपको यहाँ पर रख लेंगे। इसके ऊपर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एफ और सी का ठीक नीचे वाले तले पर आते हैं। जो एफ है ना, एफ वो सी के नीचे वाले तले पर आते हैं। देखिए तो सी के नीचे वाले तले पर कौन रहता है, एफ। तो यहाँ पर सी हो गया और सी के नीचे वाले तले पर एफ हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, ए और एफ के बीच में। तो ए यहाँ पर रखते हैं, ए हो गया, और यहाँ पर एफ हो गया। देखिए एफ हो गया और ए हो गया, इन दोनों बीचों में कितने तले पर व्यक्ति रहते हैं। बोल रहे हैं ना कि ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए 2 व्यक्ति दिया है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि बी ए का पुत्र है, यानी सी बी की पत्नी है, यानी डी सी की पुत्री है, और ई बी का पुत्र है। तो ई का इससे क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है। ये बोल रहा है ना कि बी ए का पुत्र है, जो बी है ना वो ए का पुत्र है। तो मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, बी जो है ना ए का पुत्र है, यहाँ पर ए हो गया है। ए का पुत्र कौन है, बी है, ये पुत्र हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सी बी की पत्नी है, लेकिन सी जो है ना सी वो बी की पत्नी है। तो सी को क्या करते हैं, बी की पत्नी है, तो बी का पत्नी कौन हो गया, सी हो गया, ये पत्नी हो गया, ठीक है ना, पत्नी है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि डी सी की पुत्री है, लेकिन जो डी है ना डी वो सी की पुत्री है। तो सी का पुत्री कौन है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। ये पुत्री है, क्या है, ये पुत्री है, ठीक है। जो यहाँ पर सी है वो डी की
हाँ यहाँ पर ना जो सी है, जो यहाँ पर डी की पुत्री है, ठीक है ना, जो डी है वो सी की पुत्री हो गई यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई बी का पुत्र है, जो ई है ई वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है, ई है, ठीक है। यहाँ पर ई रखते हैं, ये पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। आगे बोल रहा है कि ए, देखिए ई का ए से क्या संबंध है, और ई को ए से बताना संबंध क्या है। देखिए ए जो है ना ए, वो ई को क्या बोलेगा, देखिए तो यहाँ पर ए का पुत्र कौन हो गया, बी, बी का पुत्र कौन हो गया, ई हो गया, यानी पुत्र का पुत्र हो जाएगा। देखिए ये पुत्र, ठीक है ना, पुत्र का ये पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया। यहाँ पर क्या बोलेगा, ए जो ना ये ई को क्या बोलेगा, पुत्र का पुत्र। यहाँ पर किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिए, इस समीकरण में बोल रहा है कि दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। देखिए प्लस और माइनस को बदलेंगे और गुना और भागा को आपस में परस्पर बदल लेंगे, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, चिन्ह को बदलिए, यानी प्लस और माइनस को आपस में बदलते हैं, प्लस की जगह पर माइनस को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस को रखते हैं और माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दीजिए, गुना की जगह पर भागा रखते हैं, और देखिए गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखते हैं, और भागा की जगह पर गुना रखते हैं। अब समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है, चिन्ह बदल दिए, ये क्या होगा 30 हो गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस में 14 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 6 दिख रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो 7 दूनी के 14, ये 7 मरत में कट गया, और ये तितली के 9, तो यहाँ पर 90 आ गया, 90 प्लस 7 में, हाँ यहाँ पर माइनस है ना, ये क्या दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, माइनस, -7 है, ठीक है ना, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस रखिएगा, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह, और ये क्या दिख रहा है, प्लस ये दिख रहा है, यानी 6 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का आपस में जोड़ेंगे, 90 को और 6 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 96 आ जाएगा, ठीक है, और 96 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 89 बचेगा, ठीक है ना। तो 89 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उसे तिक रेखा चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक के समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आपको यहाँ पर क्या दिया है, मान लीजिए पैटर्न दिया है, या मान लीजिए क्या दिया, अनुसरण दिया, तिक्र दिया है, ठीक है ना। जैसे देखिए एफ ए दिया है और फिर यहाँ पर माइनस के चिन्ह दिया है, यानी एच डी दिया है, फिर यहाँ पर के एन दिया है। ये जिस प्रकार से आपस में पैटर्न संबंधित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में जो है ना वो कैसे संबंधित है, आपको इसी के जैसा संबंधित कौन सा आपको ऑप्शन दिख रही है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे संबंधित आपको दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, ठीक है, जैसे एक अक्षर को छोड़ के लिखेगा, ई हो गया, फिर यहाँ से एक इसको रखेंगे, एफ हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिखेगा, एच दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको के दिखेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए ए लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको एन लिख रहा है, ठीक है ना। इसको इसमें रखेंगे और फिर इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए एफ को क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहा है, एच को क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहा है, के को क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहा है, यानी देखिए एफ से क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, -5 करेंगे, और एच लिख क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, तो माइनस इसमें क्या करेंगे, -4 करेंगे ना, माइनस आपको 4 करेंगे, और के से क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, तो के से एन लिख रहे हैं, तो के में अगर यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे ना, कितना आ जाएगा, एन आ गया है। देखिए ये आपस में ऐसे समझते हैं। इसी तरह का जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 ऑप्शन में से कौन से जो है ना इसके जैसा ही आपको संबंधित दिख रही है। देखिए तो कौन से इसमें दिख रहा है, पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए में देखेंगे तो के से एन लिख रहा है, एन से क्यू लिख रहा है, तो के से एन, एन से क्यू, इसमें आ रहा है, नहीं आएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बी दिख रहा है, तो बी में क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, एल से एन हो गया, एन से क्यू हो गया, ठीक है। तो फिर इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आएगा, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी आपको इस तरह से जो है ना नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो के से एल लिख रहा है, एन लिख रहा है, एन से क्यू लिख रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या ना जी, के से जी, इसमें आपको -5 भी नहीं हो रहा है,
ए भी नहीं होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर एल लिख रहा है, एल से एन लिख रहा है, एल से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं एल हो गया, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ठीक है, एल हो गया, फिर यहाँ पर आपको एन हो गया, फिर यहाँ पर आपको क्यू हो गया है, ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है। देखिए एल में अगर क्या करते हैं -5 कर देंगे, जब एल में -5 कर देंगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको जी आ जाएगा, ठीक है, जी आ गया। और एन में भी माइनस यहाँ पर 4 को कर देंगे तो आपको जे आ जाएगा। और क्यू में भी यहाँ पर माइनस क्या +3 करेंगे ना, +3 करेंगे तो टी आ जाएगा। तो जे यानी यहाँ पर देखिए जी जे टी, देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए इसमें किस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा, क्योंकि देखिए एल एन क्यू और जे जी जे टी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं, बोल कर आए, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कथन में क्या बोल रहा है कि सभी मटर क्या है, गाजर है। तो सभी मटर को रखते हैं, ठीक है, ये सभी मटर दिख रहे हैं ना, ये सभी मटर क्या दिख रहा है, ये गाजर दिख रहा है, ठीक है ना, ये सभी मटर गाजर है, ठीक है, ये गाजर दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि सभी गाजर क्या है, प्याज है, लेकिन सभी गाजर क्या दिख रहे हैं, ये प्याज में दिख रहा है, ठीक है, यानी सभी गाजर ये प्याज दिख रहा है, प्याज हो गया। आगे बोल रहा है कि कुछ प्याज बैगन है, लेकिन कुछ प्याज में क्या दिखते हैं, बैगन को देखते हैं, ठीक है, यानी बैगन दिख रहा है। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष 1 देखिए बोल रहा है कि कुछ मटर बैगन है, ये कुछ मटर दिख रहा है, ये कुछ मटर क्या बैगन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, कुछ मटर बैगन नहीं दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि दूसरा में दिया है ना कि कुछ गाजर बैगन है, तो कुछ गाजर भी बैगन दिख रहा है, देखिए ये गाजर दिख रहा है, कुछ गाजर भी बैगन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ गाजर भी बैगन नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए न तो 1 होगा न तो 2 होगा, तो क्या दिख रहा है, देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो इस संव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु है, ठीक है ना, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो है 48 रुपये हानि हो जाता है। तो अगर हानि को यानी ज्ञात करना है कि हानि आखिर कितना परसेंटेज हुआ है, ठीक है ना, यानी हानि, देखिए हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको 222 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना, 48 रुपये उसको हानि हो जा रहा है, तो वो कितना दिख रहा है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या रखते हैं, देखिए तो एसपी, तो सीपी रखते हैं ना, देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये सीपी हो जाएगा, यानी वस्तु का सीपी कितना दिख रहा है, ये 222 दिख रहा है, 222 दिख रहा है। और प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, ये 48 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 48 को इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना गया, तो 8 2 10 है, या यहाँ 8 2 10 हो गया, 70 इसमें दिख रहा है, 70 हो गया और 2 इधर हो गया, ठीक है, 217 आ गया, ठीक है, इसका क्रय मूल्य कितना गया, 217 आ गया। लेकिन अब हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि, ठीक है ना, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हानि प्रतिशत, हानि कितना दी, 48 दिया है, ठीक है, और टोटल कितना आया, 270 आ गया, ठीक है ना, 270 आ गया, दोनों को जोड़े हैं 222 और 48 को जोड़े हैं, ठीक है, और गुना कितना करेंगे, 100 कर लेंगे, ठीक है, 100 हो गया, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, ठीक है ना, और 16 से 16 3 48 हो गया और 9 दिया 27 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 160 आ गया, ठीक है, 160 बटा में 9, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 17, यानी 17.7 बटा में 9 दिखेगा, ये परसेंटेज आ गया। ये क्या हो गया, हानि प्रतिशत। तो आपसे वही पूछा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि कितना आ गया, 17.7 बटा में 9%। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना, वो 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यानी देखिए
तो उसका हानि नहीं, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 32 दिख रहा है, 32 गुने क्या लिख रहे हैं और एसपी यानी विक्रय मूल्य का मतलब बेचा हुआ यानी, ठीक है ना। फिर बराबर कितना दिया, ये 38 दिया है, 38 गुना कितना सीपी मतलब खरीदा हुआ, यानी देखिए 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य मतलब बेचा 32 वस्तुओं को बेचने पर जो 38 वस्तुओं को क्रय मूल्य यानी खरीदने के बराबर होता है। ठीक है ना, तो उसको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इन दोनों को लिख दिए। अब देखिए एसपी बराबर सीपी, यानी सीपी और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एसपी हो गया सीपी लिखते हैं। ठीक है, सीपी एसपी और सीपी बराबर क्या दिख रहा है, तो 38 दिख रहा है और बटा में 32 दिख रहा है। ठीक है ना, 32 हो गया। ठीक है, 32 हो गया। अब P बराबर, ठीक है ना, तो P बराबर कितना आ जाएगा, ये 38 माइनस 32 कितना आ गया, 6 आ गया। P बराबर 6 आ गया। तो आपसे प्रतिशत पूछा है, क्या होता है प्रतिशत। देखिए P परसेंटेज मतलब प्रतिशत हो गया। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर P रखेंगे। ठीक है, लाभ हो गया और गुने 100 बटा में CP होता है। ठीक है ना, अब देखिए तो लाभ कितना दिए, 6 हो गया, फिर गुने इसका कितना गया, 6 आ गया, 100 हो गया, और बट्टा में कितना दिए, क्रय मूल्य सीपी 32 दिए। अब इनको भी क्या करते हैं, गुना भागा करेंगे, तो P बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी के 16, यहाँ पर करते हैं मान लीजिए यहाँ पर 16 दूनी के 32 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, अगर इसको फिर रखेंगे ये 8 आ गया, फिर इसको भी रखेंगे ये आपको 50 आ गया। ठीक है ना, अब इसको और रखेंगे तो ये 25 आ गया। ठीक है, ये 25 आ गया, अगर इसको भी काटेंगे तो 4 कट जाएगा, तो 25 3 75 आ गया। देखिए यहाँ P बराबर कितना आ गया, 25 3 75, 75 बट्टा में यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है ना, अगर फिर क्या करेंगे तो 4 से करेंगे ना, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अगर इसको भी भाग करेंगे तो कितना आ गया, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, 4 एकम 4 दिख रहा है। अब कितना दिख रहा है, 3, तो 7 5 7 28, हाँ देखिए 28 है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 18.75 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना गया, 18.75%। तो आपसे वही पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत कितना गया, 18.75। तो 18.75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।